हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और दोस्तों कॉन्सेप्ट टॉक के इस वीडियो में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आज हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है, और क्यों इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट इज़ आवर सेंटर ऑफ दैट इज़ आवर फोकस एक्चुअली, ठीक है। और कॉन्सेप्ट टॉक्स में जैसा कि आप जानते हैं, हम एक टॉपिक को बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। सबसे पहली चीज़ कब हुई थी ये? 1976। तो ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कब इनेक्ट किया गया था? 1976 में बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके समय में ये जो है अमेंडमेंट पास कराया गया था। और ये अमेंडमेंट इमरजेंसी के टाइम पे, उस समय देश में इमरजेंसी लगाई हुई थी, उस टाइम पे ये अमेंडमेंट पास कराया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी रूप में जाना जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के भी नाम से जाना जाता है। 42nd क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को 42वीं बार संशोधन किया जा रहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग अमेंडेड फॉर द 42nd टाइम, दैट्स वाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो देखते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये है कि इसमें, इस अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ों को, देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ में थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ होती है। बट अगर आप ओवरऑल उसकी मैकेनिज्म को या उसके कंटेंट को पूरा ही कोशिश करें, मतलब पूरा ना भी तो कम से कम आधा या 1/4, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंजेस अगर आप लेके आए किसी चीज़ में, तो देन इट इज़ नोन एज रैपिड चेंज या रैपिड, ये बोल सकते हैं आप उसको। उस केस में उस चीज़ की जो स्ट्रक्चर होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ट्वीक हो जाती है और बदल जाती है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, बहुत सारी चीज़ें हटाई गई। तो इसलिए इस अमेंडमेंट को, क्योंकि इससे पहले और ना इसके बाद इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। और इसी कारण दिस इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक और क्वेश्चन ये बनता है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसका जवाब क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, इसने बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड कर दिया या इंट्रोड्यूस किया। मेनली हम फोकस करेंगे 3-4 चीज़ों पे, जिनमें कि एक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को इसने रिड्यूस करने की कोशिश की। इमरजेंसी का टाइम था और पार्लियामेंट जो है, या फिर आप बोले तो कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिकली चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है हमारे काम में दखलंदाजी ना करें, ठीक है। तो उसके लिए ये इन्होंने कोशिश करी कि उनके पावर को थोड़ा कर्टेल किया जाए, ठीक है। इमरजेंसी इज ऑल्सो वेरी ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन्स के लिए लाई गई उस समय। फिर 3 वर्ड जोड़े गए प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल को इससे पहले अमेंड नहीं किया गया था। और एक क्वेश्चन भी बनता था, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड? इसका मतलब है कि इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड एंड इट हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। याद रखेंगे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चेंजेस के बारे में। ये जो है प्रीएम्बल में क्या चेंजेस हुए। पहले प्रीएम्बल ऐसा था, सॉवरेन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये था पहले। अब चेंज करके यहाँ पे 2 वर्ड जोड़ दिए गए सॉवरेन के बाद, सोशलिस्ट और सेक्युलर। अब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये 2 वर्ड्स ऐड किए गए। देखिए यहाँ पे सॉवरेन के बाद डेमोक्रेटिक है, यहां सॉवरेन डेमोक्रेटिक के बीच में 2 वर्ड आ गया, सोशलिस्ट और सेक्युलर। और लास्ट में जब यूनिटी ऑफ द नेशन की बात आती है, वहां पे एक वर्ड और इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। मैंने बोला बहुत सारी चीजें हटाई गई, बहुत सारी चीजें ऐड की गई, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रिगार्डिंग द 7th शेड्यूल, व्हाट एग्जैक्टली इज द 7th शेड्यूल? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग हमारा जो वीडियो है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स के बारे में, मैंने लिंक दे दिया है, उस पर आप क्लिक करके उसको भी देख लें। तो 7th शेड्यूल क्या है? 7th शेड्यूल इज अबाउट द फेडरल लिस्ट। 3 तरह के लिस्ट है। कौन कौन से? अगर मैं बताऊं, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट।
ठीक है, सेंटर, स्टेट और मैं यहां लिख रहा हूं कॉनकरेंट। देखिए सेंट्रल लिस्ट जो है उसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, 100 के अराउंड आइटम्स हैं, कि वो आइटम्स कहने का मतलब कुछ चीजें हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या मतलब कि पार्लियामेंट जो है वही लेजिस्लेट कर सकती है, वही लॉ बना सकती है। लेजिस्लेट करने का मतलब लॉ मेकिंग पावर। कुछ चीजें हैं जिन पे सिर्फ 57 आई गेस स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ उस पे लॉ बना सकती है, ठीक है, वो सेंटर उस पे लॉ नहीं बनाएगी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जब होती हैं, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम कर लिया जाता है, तब स्टेट के भी केस में सेंटर जो है वो लॉज बना सकती है। और मैं जो भी बता रहा हूं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब वो लिस्ट जिसके अंदर कुछ आइटम्स है जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, दोनों लॉ बना सकते हैं। बट अगर इन केस ऑफ अ टसल बिटवीन द लॉज इनैक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिसाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वही कहीं ना कहीं ऊपर रहेगा अगर दोनों के बीच में टसल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी कहीं ना कहीं इट इज लीनिंग टुवर्ड्स सेंट्रल लिस्ट, ठीक है। तो अब देखिए कुछ आइटम्स थे जो कि स्टेट सब्जेक्ट थे, स्टेट के लिस्ट में दिए गए थे, उनमें से 5 आइटम्स को लाया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। मैं ध्यान से सुनिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था। एजुकेशन, पहले एजुकेशन पे सिर्फ स्टेट जो है वो लॉ बना सकती थी, अब सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 5 चीजों को हटा के सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। दैट मीन्स कि जो ओवरराइडिंग पावर है एक तरह से वो किसके पास है, सेंटर के पास, इन 5 आइटम्स में, ठीक है। ये हो गया फेडरल लिस्ट से। फिर आर्टिकल 51A वाज इंसर्टेड। अच्छा एक चीज देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 51 ये खत्म होता है, यहां पे डीपीएस भी खत्म होती है, ठीक है। और फिर आर्टिकल 52 है। अब बीच में तो कोई जगह है नहीं, 51 और 52 के बीच में तो कोई नंबर है नहीं, अब ऐसा थोड़ी कर सकते 51.5 कर देंगे। तो इसीलिए यहां पे एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया 51A, विच इज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये यहां क्यों ऐड किया गया, क्योंकि देखिए जब आप देखेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, पार्ट्स को पढ़ेंगे, इसके साथ साथ पार्ट 4A भी जोड़ा गया, इसी को पार्ट 4A भी बोला जाता है। आप पार्ट्स और स्केड्यूल्स वाले वीडियो को अच्छे से देखेंगे, चीजें समझ आ जाएंगी। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 में डीपीएसपी, और आपका 4 और 5 के बीच में चूंकि फंडामेंटल राइट जो है इंपॉर्टेंट है, फिर डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंस को एक तरह से मैग्नीफाई करने के लिए या एम्फेसिस डालने के लिए यहां पे ऐड की गई। लास्ट में भी डाल सकते थे बट उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती, इसीलिए यहां पे इसको इंसर्ट किया गया। 51A जो है आर्टिकल, इसके अंतर्गत 10 फंडामेंटल राइट्स 1976 में सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ऐड किया गया था ये, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल 51A जो है, आर्टिकल 51A, ये इसके अंतर्गत 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे, जो कि सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सवर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। बाद में इसमें एक और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कर दिया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट से, राइट टू एजुकेशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 से एक और जो है फंडामेंटल ड्यूटी इसमें ऐड कर दी गई थी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप बात करें कि आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1976 बाय दी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। पार्लियामेंट को भी लेके कुछ चेंजेस हुए थे, एक एक करके देख लेते हैं। प्रेसिडेंट वॉज मेड बाउंड टू द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। अब प्रेसिडेंट जो है उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट के एडवाइस के हिसाब से सारी चीजें करनी पड़ती थी, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट का विल जो है वो उनका विल होता था, आज के डेट में इट एग्जिस्ट्स कि प्रेसिडेंट का जो विल है इट मींस द विल ऑफ द कैबिनेट। दूसरी चीज, सेंटर को एक पावर दे दी गई कि वो स्पेशल फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कर सकती है, कहाँ, स्टेट्स में। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो सेंटर अपने फोर्सेस भेज सकते किसी भी स्टेट में टू डील विद दैट सिचुएशन। जनरली पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट ही लेजिस्लेट करती है पुलिस के ऊपर, ठीक है। एक्सेप्शन इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द एक्सेप्शन, वहां पुलिस के ऊपर लेजिस्लेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, ठीक है। अभी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस है, लेकिन
एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सेंटर जो है डिप्लॉय कर सकती है फोर्सेस को। आप ध्यान देंगे, अगर सोचेंगे ध्यान से, तो कहीं ना कहीं ये पावर सेंटर अपनी तरफ खींच रहा है हर एक इस अमेंडमेंट में हर एक चीज़ से। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, वो पावर उनको चाहिए था, इमरजेंसी प्रोक्लेम उन्होंने कर रखा था उस टाइम पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गेव स्पेशल डिस्क्रेशनरी पावर्स टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के स्पीकर कहाँ से होते हैं? जनरली आपको देखने को मिलते हैं कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्टी है पावर में, उसी के होते हैं जनरली। और प्राइम मिनिस्टर तो होंगे ही, जो लीडर ऑफ दी, आप बोलेंगे एक तरह से कि जो लार्जेस्ट पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या कोalition गवर्नमेंट, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो इन दोनों को ज़्यादा पावर दी गई, ग्रांट की गई। और लास्ट फोर्थ जो है ये है, डीपीएसपी वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट्स। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होता है कि इन केस ऑफ अ टसल बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, द फंडामेंटल राइट्स शैल प्रिवेल। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो फंडामेंटल राइट ही हमेशा उसको ही अपर हैंड रहेगा। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था कि डीपीएसपी को प्रेसिडेंस दे दिया गया था, और यह बोला गया था कि हम लॉ ला सकते हैं और फंडामेंटल राइट को आपके कहीं ना कहीं कर्टेल कर सकते हैं। किसके लिए? डीपीएसपी को ऊपर, डीपीएसपी को रियलाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और एक चीज कि ये जो चीज की जाएगी, इट विल बी केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहां बात समझ आई? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को कैसे कर्टेल किया गया? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी आप नहीं कर सकते उसका, सीधी सी बात है कि जुडिशियल रिव्यू के पावर को कम कर दिया गया। जुडिशियल रिव्यू क्या है कि कोई लॉ गवर्नमेंट ने पास की, अब वो लॉ इज इट, दो तीन चीजें होती हैं। इज इट अल्ट्रा वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, या जो अथॉरिटी है कॉम्पिटेंट है, या लॉ बनाने के तरीके में कुछ गलती है। मतलब लॉ अगर गलत है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और इसी पावर को, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसको कि कहीं ना कहीं कर्टेल कर दिया गया था इस समय। और फाइनली हम देखेंगे पार्ट 14A जो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है, दैट वाज आल्सो एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। एक और चीज देखेंगे, डीपीएसपी। डीपीएसपी में कुछ चीजें ऐड की गई थी। ठीक है, डीपीएसपी अगर आप पढ़ते हो तो ध्यान रखेंगे कि जितनी भी ए करके है ना, जैसे 39A, 43A, आपको 48A, ए जहां दिखे समझ जाओ 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो कुछ डीपीएसपीज ऐड की गई, तीन जनरली। एक ये आर्टिकल 39 ऑलरेडी था, उसमें सिर्फ ऐड किया गया ये कि टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सिर्फ उसमें ऐड की गई। तो एक नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, बट तीन नए डीपीएसपीज इंट्रोड्यूस किए गए थे, विच इज 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। प्रो बोनो केसेस जो होते हैं, फ्री लीगल एड। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द participation of workers in the management of industries, that is 43A socialist principle। ठीक है, to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife, article 48A ये भी introduce हुए थे। तो this is that all you need to know about the 42nd amendment act। and इतनी सारी changes हुई, इतने सारी चीज़ें introduce हुए, कुछ चीज़ें remove की गई, that's why it is known as the mini constitution। चलिए, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, इफ़ वी आर हेल्पफुल बाय एनी मेजर इन योर प्रिपरेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, लाइक करें, और दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कर देंगे। साथ में कोई भी डाउट हो रही हो आपको, या इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में आपको समझ ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालेंगे, तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको हेल्प करने में मदद करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे ही। ठीक है, इन केस आपको हमारे कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और modulation.in पे जाके भी आप पता कर सकते हो। साथ में इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, आप हमें कॉल कर सकते हो 9015781999 पे। साथ में हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, मॉड्यूलेशन CUET 2024, वहाँ पे हम लगातार अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं, तो वहाँ आप कनेक्ट करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ में हमारे कम्युनिटी, आप चैनल पे जब जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस MCQs मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे द गेम इज ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर एट MCQs। आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल पे जा सकते हो, यूट्यूब के चैनल पे भी आपको कुछ MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो
Keep on revising things and take care of yourself. Thank you.